Good morning, kids. So now we are going to solve test paper number 4, net prep test number 4, and the question will start from 91 to 135, 91 to 135. First question 91. बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कैलकुलेशन है, बाकी काम बहुत ही आसान है। इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हैज़ डेंसिटी 1.84 ग्राम पर cc एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेंस 98% H2SO4 बाई वेट। बिल्कुल क्लैरिटी है, कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं। इसने क्या रखा है, एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर cc। तो हमें पता है कि 98 ग्राम H2SO4 is present in 100 ml of solution, and what we need to find out, we need to find out the molarity. Okay, very nice. तो 98 ग्राम तो दे रखा है, 98 ग्राम डिवाइडेड बाई 98 क्यों करा भाई? दिस इज द वेट गिवन एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है भाई। और इसके बाद हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस जी आ गया, आसान सा काम था ये। तो 98 बाई 98 ऑब्वियस सी बात है, कटकर 1 हो गए। और वॉल्यूम कितना है, यहाँ तो वॉल्यूम देने रखे। तो वॉल्यूम कैसे निकाला भाई हमने? तो वॉल्यूम निकाला 100 बाई 1.84। अगर 100 बाई 1.84 करा तो आंसर आ जाने हैं, यह आंसर आ जाना है 54.53। और इसे किससे डिवाइड कर देना है जी? 1000 ml से। तो फाइनली इट्स 1000 बाई 54.34। जब इतना करा तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कट कर आ गई 18.4। तो 18.4 मीन्स दैट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 92। इसमें तो पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं, लिखा है 4NH3 + 5O2 इट गिव्स 4NO + 6H2 व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेट टू रिएक्ट टू द कंप्लीटेशन देन। तो भाई यहाँ पे ना हमने देख रखा है कि 4 और 5 का रेशियो था, इसने दोनों में 1 मोल ले रखे। सो ऑक्सीजन विल एक्ट एज ए लिमिटिंग एजेंट, और अगर वो लिमिटिंग एजेंट है तो ऑल ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, और आंसर है 3। नेक्स्ट है 93। ये भी बहुत आसान सी चीज़ है, आसान है पहले सवाल की तरह, बस कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब ये क्या कह रहे, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम 20 mg ऑफ CO2। तो पहले हमें ये देखना है कि 20 मिलीग्राम्स के अंदर कितने मोल्स आते हैं। तो 20 मिलीग्राम को कैसे लिखा भाई? 20 × 10⁻⁻3, तो 0.2 ग्राम हो गए। ये आ गया जी 0.2 ग्राम CO2 हमने इनिशियली ले रखा है, और इसके अंदर से हमने 10⁻21 मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल रखे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स के अंदर CO2 का वेट कितना होगा। तो 10⁻21 × 10⁻23 × 44। तो हमने जब इसे सॉल्व करा तो ये कितना आ गया भाई? 44/1000, 44/100। तो ये आ गया 0.44। इससे हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना है, कितना आ गया? 2 - 0.44। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.6, अप्रॉक्स वैल्यू ले रखी है। और हमें अब इस बचे हुए ग्राम के अंदर जो हमने इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा, ये हमने 0.2 ले रखा था स्टार्ट में, और ये 0.44, ये जो CO2 बाहर आ गए, इस बाहर आ गए CO2 का वेट है 0.44 ग्राम। हमने इसे डिवाइड करा तो ये हमारा आंसर आ गया 2.88 × 10⁻⁻3। नेक्स्ट है द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ग्राम ऑफ द गैस एट STP। तो अगर वेपर डेंसिटी इसकी
अगर इसकी वेपर डेंसिटी 11.2 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 22.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसके 1 ग्राम के अंदर कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 22.4 ग्राम की वैल्यू है, 22.4 ग्राम की वैल्यू है। तो यहाँ पे 22.4 ग्राम की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्राम पर लीटर की वैल्यू आ रही है। कह रहा कि 1 ग्राम का कितना वेट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 ग्राम की जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 2 कंटेंस 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे देखते हैं जी 1 मोल के अंदर हमने कितना ले रखा है, 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 8 मोल है। 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 8 मोल। कैसे फाइंड आउट करा, Mg3PO4 होल 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 मोल हो गए। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो चाहिए 0.25। तो ऐसे लिखा कि 8 मोल ऑक्सीजन कितने के अंदर आ रही, 1 के अंदर आ रही। तो 1 मोल ऑक्सीजन 1/8 तो 0.25। जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जानी है, ये वैल्यू आ जानी है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ 3p। तो फॉर्मूला क्या भाई, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l+1। अगर हमने इसमें 3p की वैल्यू पुट कर दी तो n की वैल्यू 3 है, माइनस l के लिए p के लिए l की वैल्यू 1 है और 1 ऐड करा तो आंसर आ गया जी 1। तो 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be3 पॉजिटिव। तो ये भी हमारा बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसके अंदर भी हमने क्या करना है जी, 2 रेशियो निकालने हैं। पहली रेशियो किसकी, हाइड्रोजन की निकालनी है जी, हाइड्रोजन, और दूसरी बार किसकी है, Be3 पॉजिटिव की। तो हाइड्रोजन के लिए हमने क्या लिखा, E1 इंटू जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर, और यही काम हमने यहाँ पे भी करा, जेड का होल स्क्वायर बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये जब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई 1, और इसने किसमें पूछ रखा, ग्राउंड स्टेट में, तो ये तो सारे के सारे 1 ही आ गए। लेकिन जब हमने बेरिलियम का यूज करा तो इसमें E1 के साथ बेरिलियम की जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितनी है इसकी 3, एटॉमिक नंबर है 4, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया जी 16, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड, एन की वैल्यू हो गई 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है जी, E1/1 इंटू E1, और ये आ गया 16 और ये आ गया जी 4, कैंसिल हो गए, 1/4 की वैल्यू आ गई। ये हाइड्रोजन के इसके साथ है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है मोस्ट इंटेंस लाइन फाइंड आउट करना है हमें, किसके लिए, तो ब्रैकेट के लिए। तो इस वाली केस पे हमें मालूम है कि वो उसकी जो लोअर वैल्यू है लोअर n है, उसकी वैल्यू है 4। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो रेस के बाहर हो गए। अब कहाँ से सबसे ज़्यादा इंटेंस होगी, तो इनफाइनाइट से 4 के ऊपर, तो आंसर क्या है जी 3। इफ इन अबाउ रूल इज़ नॉट यूज 19th इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम विल बी। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आनी है, अगर हमने अबाउ रूल यूज नहीं करा तो प्रॉब्लम क्या नहीं है कि 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाने हैं जी, 19th इलेक्ट्रॉन जाने हैं 3D के अंदर में। 4s की जगह पे 4s ना जाकर कहाँ पे जाना है जी, 3D में जाना है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी है जी, 3p6 और 3d1। अगर ऐसा होता तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, और l की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ml की वैल्यू कितनी हो गई -2। लेकिन इन्होंने ml की वैल्यू तो पूछी नहीं, तो 3 और 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है 3। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आ गए। ध्यान रखना ये एक इमेजिनरी सवाल है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एप्लीकेबल ना हो ऐसा तो होता नहीं। नेक्स्ट में विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ग्राउंड स्टेट में क्या है जी, 3p3 है, ठीक है।
ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन 3p3 है, n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू कितनी आ गई, p है तो 1 आ गई, और ml की वैल्यू कितनी आ गई, +1, और s की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है प्लस या माइनस हाफ जो भी लगा लो। तो 311 कौन से ऑप्शन के अंदर है, 311, तो 311 इन्होंने थर्ड ऑप्शन के अंदर दे रखा है, थर्ड ऑप्शन के अंदर दे रखा है। अब यहाँ पे ना इन्होंने एक छोटी सी प्रॉब्लम कर रखी है, यहाँ पे जो +1 है इसको इन्होंने -1 ले रखा है, तो ये इस बात के लिए भी हो सकता है कि ये हमने पहला इलेक्ट्रॉन है 0 और ये -1 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रही, -1 के अंदर में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर कह रहे हैं 101 के अंदर कह रहे द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैसेस, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम is 495.8 kilojoule per mole. It means we need to divide it by 1 mole. This is the energy, and this energy has to equate with lowest possible h nu. Okay, अब आपने क्या करना है 4.958 इंटू 10⁻³ 3 क्यों करा, किलो है तो हमें उसे जूल के अंदर कन्वर्ट करना है इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और फिर इस h को नीचे लाते तो 6.64 इंटू 10⁻34। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ न्यू, और अगर हमने इसे सॉल्व करा तो ये वैल्यू आती है 1.24 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद द 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इक्वल टू। तो ठीक है जी, ये तो बहुत ही आसान सा काम है, फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है। h/mv इज इक्वल टू लेमडा। तो हमने क्या निकालना है जी, हमने तो निकालना है लेमडा ही निकालनी है, तो 6.64 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 इंटू वेलोसिटी 10% दे रखा है, तो 3 इंटू 10⁻7, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁻8, तो हमने 7 ही लेना है। और जब हमने इसे कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू आ जानी है ऑप्शन नंबर 2। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज 19.6 इंटू 10⁻18 जूल्स पर एटम। एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्सिस्टेंट स्टेट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव विल बी। तो इसमें भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी हमें दोनों की वैल्यू लिखनी है कि अगर हीलियम पॉजिटिव बाई लिथियम 2 पॉजिटिव, यहाँ भी फिर से वैसी बातें हैं, even इंटू Z² बाई N1² डिवाइडेड बाई, अगेन वी आर राइटिंग even Z2 for lithium, this one is for helium, this one is for helium, and again N for lithium whole square। तो हमने क्या करना है जी, ये जो हीलियम के साथ था तो इस वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी थी, इवन से इवन कैंसिल हो गए, हीलियम के लिए वैल्यू हो गई 4, और उसकी कौन सी स्टेट हमें निकालनी है, उसकी स्टेट हमें निकालनी है 1, और नीचे वाली केस में लिथियम की वैल्यू क्या हो गई 9, और कौन सी स्टेट हमें निकालनी है, वो भी हमें 1 निकालनी है। तो फाइनली इट्स ए फिर हमने ये वैल्यू, इनकी वैल्यू जो गिवन वैल्यू है 19.6 और लिथियम के हमें फाइंड आउट करनी है, सारी वैल्यू पुट करी तो फाइनली ये वैल्यू आ जानी है 4.41। ये सारी वैल्यू नेगेटिव के अंदर है तो वैल्यू आ गई -4.41। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो ये फार्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है, ये सीधा फार्मूला पुट करना है आपने, डेल्टा x इंटू डेल्टा m डेल्टा v, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h स्लैश, और हमने फाइंड आउट क्या करना है,
हमने फाइंड आउट करना है इसकी पोजीशन के अंदर, डेल्टा एक्स के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला पुटिंग अप्रोच है और इसमें हमने सॉल्व करा तो आंसर आना है 3rd। सारी वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सा सवाल है। 105, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। इसने कह रखा है कि x3 नेगेटिव के 14 प्रोटॉन है, ठीक है जी, यानी कि एटॉमिक नंबर कितनी है इसकी, एटॉमिक नंबर है 14। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके। अगर इसके इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं तो x2 पॉजिटिव के अंदर, तो हमने क्या करना है, 14 से 2 सब्सट्रैक्ट करना है, 12 इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 106, द सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकेंड और थर्ड के बीच में जो जंप है वो तो कब आ सकते हैं जी, वो तो तभी आ सकते हैं जब अचानक से उसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये अल्कली एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि अल्कली एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इसमें कौन सी है। तो इसमें ये हमारा ग्रुप 1 है, ये तो पी ब्लॉक है, हमें चाहिए ही नहीं, ये आखिरी ऑप्शन है ग्रुप 4, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है जी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं हो रहे, क्योंकि O2 के अंदर जहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे O नेगेटिव के अंदर तो सिर्फ 9 ही इलेक्ट्रॉन है। तब भी हमें इनके जो साइज होते, जो नेगेटिव चार्ज का जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर निकालते, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उतना ही ज़्यादा उसका साइज होना है। तो सबसे बड़ी हो गई O2 नेगेटिव और सबसे छोटा हो जाना है फ्लोरीन। तो इसके अंदर ये कौन सा ऑप्शन आ रहा, इसके अंदर ये ऑप्शन कौन से, 4th, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसके अंदर O2 नेगेटिव सबसे पहले और सबसे आखिर में फ्लोरीन है। तो ये हमें इस ऑप्शन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जितनी नेगेटिव चार्ज होगी साइज उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा O2 के ऊपर है, फिर ऑक्सीजन नेगेटिव और फ्लोरीन नेगेटिव में हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्लोरीन के पास प्रोटॉन थोड़े ज़्यादा है, तो उसके अंदर रिपल्सन थोड़ी कम हो रही, तो ऑक्सीजन का साइज आ गया। और जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं वो अपने एनाइन से छोटे होते, तो ये हमारा इसकी जस्टिफिकेशन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज। अब इस वाले केस में मैं एक बार फाइंड आउट करना है कि वेदर दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट। तो जो पहली नज़र में दिखता है कि सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इन सबके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इन सबके अंदर क्रॉस चेक कर सकते। तो हमें मालूम है, सिंपल सी बात है कि जितनी नेगेटिव चार्ज होगी साइज उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा होगी 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, और ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर है। फिर से एक सवाल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर है, फिर से वही सारी बातें, ना पेन ना पेपर, क्योंकि पहले भी सॉल्व करें। तो यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे भी जितने भी हैं उन सबके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूछ रहे कि इनके साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, फिर से वैसी बात है, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है उसकी साइज़ सबसे ज़्यादा, और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है उसकी साइज़ सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक 110, द आयंस O2 नेगेटिव दिस इज द आयनिक रेडियाई विल शो। तो आयनिक रेडियाई में क्या करना है जी, आयनिक स्टेटमेंट बेस्ड इशू है। सबसे ज़्यादा साइज किसकी होगी, ऑक्सीजन नेगेटिव की, और सबसे कम साइज किसकी होगी, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 की। तो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज निकालनी है, डिक्रीज का ऑप्शन है 4 में। जो 111 है इसके अंदर एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि EN ऑफ, इसे सॉल्व कर देते, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ी सी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम आ गई है। तो भाई देखो, हमें फॉर्मूला पता है, EN इज इक्वल टू EA प्लस IE बाई 2। अब क्या है, इसने EN दे रखा है, EN क्या दे रखा है, E1।
तो वो गलती से ना IE1 टाइप हो रखा है, इज इक्वल टू EA। EA की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ओके। और I की दे रखी है E2/2। उसने पूछा EA की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2E1 माइनस E2, ये इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन कौन से है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट मेटेलिक। मोस्ट मेटेलिक के लिए क्या करते हैं अपन, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हो और नीचे हो, जो सबसे नीचे हो। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे और सबसे नीचे क्या है, पोटेशियम। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, साइज के ऊपर और चार्ज के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो चार्ज तो सबके बराबर है, सबके चार्ज बराबर है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करना है जी, साइज के ऊपर डिपेंड करना है। इनमें जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे बेकार होनी है, और जिसकी सबसे कम होगी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा होनी है कैल्शियम की, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद द वाटर इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो अगर हम वाटर की एक्टिविटी निकाल ले, वाटर की अगर हम रिएक्टिविटी निकाल ले, जो सीक्वेंस इन्होंने दे रखे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है, पहले अल्कली एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं। फिर मैग्नीशियम है, थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। जिंक है, वो भी काफ़ी कम रिएक्ट करता है, और आगे तो और भी कम हो गए। तो ये इसमें तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, इट्स ए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एंड आंसर नंबर 114 इज द राइट आंसर। 115 के अंदर हमें फाइंड आउट करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग आंसर। तो देख लेते हैं जी, NH3, PH3, ASH3 एसिडिक कैरेक्टर। तो हमने ट्रेंड पढ़ रखा है टॉप टू बॉटम, हाइड्राइड के केस में एसिडिटी इंक्रीज करती है, तो ये तो सही आंसर है। नेक्स्ट के आई हमें कंपेयर करनी है IE1। तो यहाँ पे ही गलती है, बी के आई बोरोन से भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कम दे रखे है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, Na2SO4, Na3PO4 4 नेगेटिव इन द वाटर। तो भाई सीधा सा सवाल है कि जितनी आयनिक कैरेक्टर होगी, जितनी आयनिक कैरेक्टर होगी उतना ज़्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर में, ठीक है। और इसके अंदर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो कैटायन जो एनायन हमारा वो, क्योंकि कैटायन तो कॉमन है सबके अंदर सोडियम है, तो हमें एनायन के ऊपर देखना है। एनायन जितना बल्कियर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जानी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा हो जाना है, फिर NaCl, फिर Na2SO4, और सबसे कम होना है Na3PO4। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 116 में ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग द पोलर कैरेक्टर। तो पोलर कैरेक्टर कैसे निकालते भाई, पोलर कैरेक्टर निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं। तो तुम्हें सिखा रखा है लोन पेयर कैसे निकालते। तो एक बार यहाँ पे लिख के दिखा रहे, NH3 के अंदर सिर्फ एक लोन पेयर है, H2O के अंदर 2 लोन पेयर है, H2O के अंदर 2 लोन पेयर है, और HF के अंदर 3 लोन पेयर है, और H2S के अंदर फिर से 2 लोन पेयर है। मगर H2S इज मोर एसिडिक देन H2O, क्योंकि टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है। तो HF की सबसे ज़्यादा HF कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 और 3 के अंदर है। तो 2 और 3 के अंदर जो हमारा आंसर हो जाना है, आंसर नंबर 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पोलर कैरेक्टर निकालना है, तो पोलर कैरेक्टर के लिए साइज़ का कम होना जरूरी है और लोन पेयर ज़्यादा होनी चाहिए। तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा HF के अंदर, और H2S और H2O के अंदर साइज़ के ऊपर, H2S को साइज़ के ऊपर ये थोड़ी सी ड्रॉबैक झेलनी होती है, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है तो इसकी पोलैरिटी थोड़ी कम हो जाती है और एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। ये जो 118 है ये एक थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सेप्शन है ये। तो NH3 का तो हमें पता है, NH3 और NCH3 का हमें पता है कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं, या इसे कई सारे बुक के अंदर ट्राइगोनल भी लिखते हैं। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप ट्रायंगुलर देख रहे हो तो वो भी सही है और ट्राइगोनल भी सही है। ज़्यादातर बुक के अंदर ट्रायंगुलर दे रखे है, तो ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो गए, लेकिन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सिलिकॉन के साथ वो स्क्वायर प्लेनर होती है। तो अगर हमने ये चीज़ लगाई तो ऑप्शन आ गए, ऑप्शन आ गए 3।
द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन NNO2 ये निकालना है। तो जी NO2 के अंदर में कितने आ गए, NO2 के अंदर कैसे निकाला हमने, NO2 पॉजिटिव, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक पॉजिटिव चार्ज हमने सब्सट्रैक्ट कर दी बाई 2, तो 4 ये आ गया जी sp। तो sp, sp2 और sp3, ये कौन सा ऑप्शन है, sp, sp2 और sp3, ऑप्शन नंबर 1 ही है। डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव, ये क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर कॉन्सेप्ट है। तो मैं एग्जाम के अंदर इन सबके बॉन्ड ऑर्डर MOT ड्रॉ करने, और सीधी सी बात है जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होनी है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो अगर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होनी है। तो अगर हमने ये सारे फैक्टर्स एक साथ कंसिडर कर ले तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, उनकी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फिर ये देखो कि अगर उनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बराबर आ गई तो जिसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होना है। नेक्स्ट 121 इज़ द फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द हाइड्रोजन हैलाइड इन HF, HCl, द एक्सप्लेनेशन ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो हमें ये निकालनी है, हमें ये निकालना है कि भाई इनके अंदर, इनमें से किसके अंदर, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी एक हो रही और लोन पेयर भी एक हो रहे, सब कुछ एक जैसा किसके अंदर दिख रहा। तो पहले दोनों की हाइब्रिडाइजेशन एक है, डायमंड और कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड की भी स्ट्रक्चर सेम है, NH3 और PH3 भी सेम है, बस XeF2 और XeOF4 इनके अंदर सेम चीज़ें नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अगर अपना हाइब्रिडाइजेशन निकाले XeF2 की तो इसकी आ जाती है 8 + 2 10 sp3d आ जाती है, लेकिन अगर हमने XeO4 की बना दी तो sp3 आ जानी है। तो ये हमारा आंसर है जी 122 का 4। विच द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। हमें निकालना है जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किसकी है, सेकेंड ऑप्शन की है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ XeF6 इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इज। तो अगर हमने वेस्पर थ्योरी निकाल दी तो इसमें अगर हमने इसके वेस्पर पे निकाल ली तो ये वैल्यू आ गई 8 + 6/2, तो ये आ गई 7 आ गई, मीन्स sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कौन सा ऑप्शन है, 3। द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स दैट ऑपरेट बिटवीन द गैसेस HCl एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। तो ये सारे सवाल फैक्चुअल किस्म के सवाल है, और हमें जो जैसे HCl है और Cl2 मॉलिक्यूल से, HCl इज ए डाइपोल एंड Cl2 इज द इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ऑप्शन कौन से, 4th। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे एक बार फिर से पहले जो ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 125 था उसके जैसे ही हमें डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल खोजना है। तो H2 भी डाइपोल है, अल्कोहल भी डाइपोल है, कैंसिल हो गई। Cl2 नॉन पोलर है, कैंसिल हो गई। HCl और He एटम है, तो यही आंसर हो जाना है 126(3). हाइड्रोजन एटम इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट तो तभी होंगे ना जब, अब इसमें तो सल्फर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं, बच गए ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो शॉर्टेस्ट तब होगा जब बॉन्ड लेंथ सबसे कम होनी है, तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। आंसर है 127 का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक, इज ए पैरामैग्नेटिक। ऑब्वियस सी बात है
कि पैरामैग्नेटिक होने के लिए हमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन 3 के अंदर जहाँ पे इवन नंबर है इसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन है। कैसे? P4 और P5 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नेगेटिव 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑड नंबर है, पैरामैग्नेटिक है। बाकी अगर तुम्हें डाउट होता है तो MO2 तुम्हें बना के देखना है, इसके लिए उतनी करने की जरूरत भी नहीं है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी डिक्रीजेज, तो ये तो फैक्चुअल सा सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। द CH एंड CC बॉन्ड इन द इथेन इज फॉर्म्ड बाय, ये भी बहुत ही फैक्चुअल किस्म का सवाल है भाई, कि C और H के बीच में और C और C के बीच में, C और C के बीच में sp3 और हाइड्रोजन के साथ में, तो ऑप्शन नंबर 4। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर आयन डजंट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे देखना है जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 5 + 5 कितने हो गए 10, तो इसके अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आने। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2, अब B2 करा तो B2 के अंदर क्या आ जाना भाई 2p1 आ जाने। हमने ऐसे 2 बोरोन ऐड कर लिए तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। तो नीचे की जो बॉक्स बनी है इस बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। तो आंसर लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आंसर है 132 का 1। नेक्स्ट है ज्योमेट्री एक्सप्लेन बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल। तो अब इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम किसकी आनी है? पहले की ही सेम आ जानी है, दोनों की आ जानी है sp2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, तो यहाँ पे पहला पेरोक्साइड है, फिर ओजोन है, फिर ऑक्साइड है, फिर सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड्स आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। ये फैक्चुअल सा सवाल है, तो हमें ये सवाल याद रखने हैं। तुम चाहो तो इसे इसके ना ऐसे O2 नेगेटिव अभी हमने कर रखा था, कौन से सवाल में? 128 में। तो ये 128 नंबर क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका था। लास्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3। अभी तुम्हें ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है। अब यहाँ पे हमें ये देख लेना है कि जिनॉन के पास कोई लोन पेयर तो नहीं रह जाता। तो हाँ जी, लोन पेयर रह जाने हैं। कैसे रह जाने हैं वो देख लो। ये कितने हो गए? 6 और ये हो गए 8। एक ऑक्सीजन ने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एक लोन पेयर रह जाना है। तो अगर हमारे पास एक लोन पेयर रह जाना है, ये है जेनॉन, ये है जी जेनॉन, और ये आ गए 3 ऑक्सीजन और एक आ गया जी लोन पेयर। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर कहाँ पे लिख रखा है? पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये आंसर है। तो ये केमिस्ट्री की क्लास ओवर।